हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसफॉर्मर की तीसरी क्लास लेके आए हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे जहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, है ना। तो आप लोगों को करना क्या है कि पिछली जितनी भी ट्रांसफॉर्मर की जिन लोगों ने इस क्लास से ज्वाइन किया है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले पुरानी दो क्लासेस को आप अच्छे से देख लें। ठीक है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, किन किन चीजों पर अपन को फोकस करना है और कहाँ ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की बातें प्लस एग्जाम की बातें, दोनों बातें हम करेंगे। ज्ञान की बातें कहाँ काम आती हैं? ज्ञान की बातें जब काम आती हैं जब अपन किसी से बहसबाजी करते हैं और किसी को ज्ञान बताते हैं तब। और एग्जाम की बातें वहां काम आती है जब पेपर निकालना है। तो मैं आपको दोनों बातें बता दूंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट की। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो टाइप के सर्किट बनते हैं, पूरे दो टाइप के डायग्राम बनते हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। एक होता है सिंगल लाइन डायग्राम और एक होता है इक्विवेलेंट सर्किट। तो दोस्तों पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है ना, सिंगल लाइन डायग्राम में हूबहू सिस्टम को बताया जाता है ना, और एक लाइन में उसको सिस्टमेटिकली बताया जाता है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये होता है कि उसके सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के सिंबल का यूज करेंगे हम जब भी हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे किसी भी चीज का। तो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के सिंबल का, इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस के सिंबल का, अगर बैटरी है तो बैटरी के सिंबल का। मतलब जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं, जिस चीज को हम दर्शा रहे हैं, उसके एक प्रॉपर सिंबल है जो कि IEEE स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, हम उनका यूज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस है तो इसका सिंबल, इंडक्टेंस का सिंबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल इंडक्टेंस का सिंबल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये पूरे के पूरे इक्विवेलेंट सर्किट की। इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं एक एक पॉइंट को। फिर मैं ये जितनी भी चीजें इसमें पहले से बनी हुई है वो प्रॉपर आप नोट जरूर बनाएं। सिस्टमेटिकली नोट्स बना लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा और हमेशा आपका पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भाई इस सर्किट के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये दो लाइनें खींचते हैं इसका मतलब क्या होता है। भाई ये जो दो लाइनें खींची हैं इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्किट आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है। कैसे है दोस्तों? म्यूचुअली कनेक्टेड है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड है। इन दोनों में कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है किसी भी वायर के द्वारा। मतलब दो पैरेलल लाइन खींचने का मतलब ये होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो है वो आपकी मैग्नेटिकली कपल्ड है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। जो हमारा R1 है, जो हमारा V1 है, V1 है इसको हम बोलते हैं इनपुट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। ये हमारा R1 है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, ये प्राइमरी करंट है दोस्तों। ठीक है। ये आई म्यू क्या चीज है और आई डब्ल्यू क्या है ये अपन आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आई नोट को डिस्कशन करते हैं। आई नोट क्या चीज होती है दोस्तों? ये जो आई नोट है इसको हम बोलते हैं नो लोड करंट। नो लोड करंट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में कोई भी मतलब लोड कनेक्ट नहीं करते, उसके बाद प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो होती है वही मेरी क्या कहलाती है? नो लोड करंट कहलाती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये जो नो लोड करंट है ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट और इसको बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। आपको कैसे याद रखेंगे? आई डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वर्किंग होता है और आई म्यू, म्यू फॉर मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है। जो आई म्यू है वो हमेशा इंडक्टर में फ्लो करेगी और आई डब्ल्यू है वो हमेशा रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए दूसरे शब्दों में अपन इसको वॉट, वॉट फुल कंपोनेंट, वॉटलेस, देखो ये वाली देखो यहां लिखा हुआ है वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, और ये होती है मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ करंट। ये भी दूसरा इनका नाम होता है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। चलो अब अपन बात करते हैं कि ये आर नोट क्या है। आर नोट एक प्राइमरी साइड का नो लोड पर रेजिस्टेंस है, और ये क्या है? एक्स नोट। ये मतलब क्या है ना, जो आपकी कोर है ना उसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे चलते हैं कि यहाँ पे E2 क्या है। भाई यहाँ पे E1 रहेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ E1 गायब रहेगा, यहाँ पे E1 रहेगा जो प्राइमरी साइड का EMF है। ये दोस्तों सेकेंडरी साइड का EMF है, ये सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, ये सेकेंडरी साइड की करंट है। दोस्तों अगर लोड नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। और ये सेकेंडरी साइड पर जनरेटेड वोल्टेज है। ध्यान रहे ये इसके बराबर जब होगा जब यहाँ पे ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। चलिए अब अपन बात करते हैं फ्लक्स से रिलेटेड। पेपर में फ्लक्स से रिलेटेड दनादन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको तीन टाइप की चीजें एकदम से क्लियर होना चाहिए। फाइएम का मतलब क्या होता है दोस्तों? फाइएम का मतलब होता है मैग्नेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का एक मैक्सिमम वैल्यू जनरेट होगा, जैसे हम सैचुरेशन कंडीशन के आने के बाद पता चलता है। तो वो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है कई जगह, जब आप पीओ का एग्जाम देंगे तो उसमें ये पूछा था कि सैचुरेटेड फ्लक्स है ना, क्या वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स होता है? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड फ्लक्स को क्या कहते हैं? लीकेज फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैक्सिमम फ्लक्स। आधे लोग तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये तीनों ही है।
लेकिन ये एक्चुअलिटी में मैक्सिमम फ्लक्स है जो कि कोर में इससे ज्यादा जनरेट नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी बात करते हैं फाई एल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं दोस्तों लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स एक्चुअलिटी में क्या होता है कि लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में कोई काम नहीं आता, मतलब कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी से कनेक्ट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक टंकी है, उस टंकी से एक मैं पाइप लेके आया हूं नीचे अपने किचन तक बर्तन धोने के लिए। अब मैं जब नल खोलता हूं तो नल से आने वाला पानी है वो मेरा यूजफुल पानी है। अगर मान लो कि उसमें बीच में कहीं पाइप में कोई होल कर दे, है ना, या पाइप कहीं क्रैक हो जाए और वहां से जो पानी गिरेगा, क्या वो मेरा यूजफुल रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब वो पानी कहीं और ही चला जाएगा। तो वो जो वाटर है जो कहीं और जा रहा है वो मेरा काम का नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीकेज वाटर। ऐसे ही हमारा फ्लक्स है। अगर हमारे दिए गए पाथ को फ्लक्स फॉलो नहीं करता, अगर हमने जो दिशा बताई है कि फ्लक्स को इस डायरेक्शन में जाना है, वो उस डायरेक्शन को फॉलो ना करके किसी और डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो इस बात का मतलब यह है कि ये फ्लक्स हमारा क्या कहलाता है? लीकेज फ्लक्स है। इसी को हम बोलते हैं जो कि उपयोग में नहीं लिया जाता। क्या ये बात समझ में आई? पेपर में सीधा पूछेगा कि ऐसा कौन सा फ्लक्स है जो ट्रांसफार्मर में उपयोगी नहीं है, मतलब कि लीकेज फ्लक्स। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब अपन बात करते हैं फाई म्यू। दोस्तों ये मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स होता है। ये वो फ्लक्स होता है जो हमारे दिए गए पाथ को फॉलो करता है। जैसे नल में से जो पानी आ रहा है वो हमारे दिए गए पाथ को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, जैसे हम यूज कर पा रहे हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? यूजफुल फ्लक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूजफुल फ्लक्स। और मैक्सिमम फ्लक्स इन दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट फ्लक्स आ जाएगा, जिसमें से कितना आप यूज कर रहे हैं, कितना सैचुरेशन के बाद कितना यूज हो रहा है और कितना लीक में जा रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए फ्लक्स से रिलेटेड क्लियर हो गई कहानी। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफर पैरामीटर की। दोस्तों इस टॉपिक पे आप स्टार मार्क कर लें, यहां से एक क्वेश्चन 100% टीओ में आना ही आना है। सबसे पहले वो ये पूछता है, मैं एक के लिए डिफाइन करूंगा, बाकी सारे लिए आप खुद समझ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है तो आप कोई भी पेपर में क्वेश्चन उड़ा लेंगे। ये R2 डैश का मतलब ये होता है दोस्तों, R2 डैश का मतलब ये है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है जब मैं इधर ट्रांसफर करके लाऊंगा तो ये R2 ना रह के R2 डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R2 डैश। मतलब हम सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड में क्या करके ला रहे हैं? रिफर्ड करके ला रहे हैं। तो क्या कैसे रिफर्ड करते हैं? देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R2 डैश बराबर R2 अपॉन के स्क्वायर। अगर अपन जब इसको रिफर करके लाएंगे तो R2 इंटू 1 अपॉन के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं बताता हूं ये कहानी कैसे हुई, किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो कि के बराबर था N2 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन V1 बराबर I1 अपॉन I2। क्या ये आपको अच्छे से क्लियर था पिछली क्लास में? अगर नहीं है तो पिछली क्लास आप जाके देखें, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि के की वैल्यू क्या है? N2 अपॉन N1। तो देखो मैं किसको लेके जा रहा हूं? R2 को। कहां लेके जा रहा हूं? इस तरफ। तो इसका नया नाम क्या आ जाएगा दोस्तों? R2 डैश। इसका नया नाम क्या आएगा? R2 डैश। किसको लेके जा रहा हूं? R2 को। तो ये बनेगा R2 डैश। किसको लेके जा रहा हूं? R2 को। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि जब अपन इसको ले जाएंगे तो ये प्राइमरी साइड का N1 है और ये सेकेंडरी साइड का N2 है। तो मैं कहां जा रहा हूं? जिस जगह जा रहा हूं उसके नंबर ऑफ टर्न्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा। दिख रहा है आपको? कहां जा रहा हूं वो और कहां से आ रहा हूं वो दिख रहा है ना? फाइनल कहां जाना है और इनिशियली कहां से आ रहा हूं उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? R2 डैश की वैल्यू। लेकिन मैं ये जानता हूं कि के बराबर क्या होता है? N2 अपॉन N1, लेकिन ये उल्टा है तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं? 1 अपॉन के स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? समझ गए कि नहीं दोस्तों? कि N1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये यहां तक समझ में आएगा सारी की सारी चीजें कि भाई जब मैं इसको यहां से यहां लेके जाऊंगा, इसको यहां से यहां लेके जाऊंगा तो ये R2 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और R2 डैश मतलब कहां जा रहा हूं? N1 और कहां से आ रहा हूं? N2, इसका होल स्क्वायर। लेकिन के बराबर N2 अपॉन N1 होता है तो ये पलट जाएगा तो 1 अपॉन के स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब अपन आगे चलते हैं नो लोड पैरामीटर। भाई जब ट्रांसफॉर्मर मेरा नो लोड पे होता है तो कौन कौन से पैरामीटर के बारे में सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आई नोट। ये जो आई नोट है ना, आई नोट मेरी क्या है दोस्तों? आई नोट मेरी है नो लोड करंट। कैसी करंट है दोस्तों? नो लोड करंट। कैसी करंट है दोस्तों? आई नोट है मेरी नो लोड करंट। ये 2 से 5% ऑफ फुल लोड करंट। मतलब फुल लोड पर जब ट्रांसफॉर्मर चल रहा होगा तो नो लोड पे उसकी केवल 2 से 5% ही ये करंट रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नो लोड करंट। तो नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है? 2 से 5%, 20 से 25%, 40 से 50%, 2 से 5% ही करंट रहती है। ये जो आई नोट है ये इसका वेक्टर सम होता है। किसका? वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आई डब्ल्यू का स्क्वायर और आई म्यू का स्क्वायर। जहां पे आई डब्ल्यू होता है आई नॉट कॉस फाई नॉट और आई म्यू होता है आई नॉट साइन फाई नॉट। क्या ये बात समझ में आई? यहां पे अगर मैं कॉस फाई नॉट की अगर बात करूं
तो cos फाई नॉट मतलब cos का जो एंगल देखूं, अगर मैं इस फाई नॉट की बात करूं, ऐसे आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो पावर फैक्टर एंगल उस समय कितना होता है, तो ध्यान रखना 70 से 75 डिग्री रहता है, मतलब बहुत घटिया एंगल रहता है। उसी अगर 70 से 75 रहेगा तो पावर फैक्टर भी 0.2 से 0.3 रहेगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसफार्मर इनिशियल केस में बहुत घटिया करंट, मतलब बहुत ही घटिया पावर फैक्टर होता है, जिसकी वजह से वो हैवी करंट ड्रॉ करता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ये डब्ल्यू नॉट क्या है भाई? ये नो लोड पे पावर है, तो डब्ल्यू नॉट बराबर मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। अगर मैं देसी भाषा में समझूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाई। तो वी नो लोड में वी नॉट, नो लोड करंट और नो लोड का पावर फैक्टर, तो ये पी नॉट हो जाएगा। तो वही चीज मैंने आपको यहां लिख के दिखाई है। क्लियर है? तो ये 70 से 75 डिग्री नो लोड पे पावर फैक्टर होगा, 0.2 से 0.3 होगा। अब अपन इस चीज को समझ लेते हैं किससे? फेजर डायग्राम से। ये ट्रांसफार्मर का नो लोड के केस में मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, उसको अच्छे से समझना भाई। V1 E1 का माइनस माइनस होता है, मतलब ये V1 E1 का हमेशा अपोज करेगा। किस वजह से अपोज करेगा? लेंज की वजह से। लेंज बाबा ये कह के गए थे कि भाई जिस जो व्यक्ति जिस वजह से पैदा होगा वो उसी का अपोज करेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो पेपर में पूछ लेता है कि V1 बराबर माइनस E1 होता है या प्लस E1 होता है, माइनस E2 होता है, प्लस E2 होता है, क्या होता है? तो ये आपको यहां से क्लियर होगा कि V1 बराबर माइनस ऑफ E1। उसके बाद आई म्यू कहां आएगा? इस तरफ। ये जो एंगल बन रहा है ये बेस से एंगल बन रहा है cos फाई नॉट, ये रहा। इसकी वैल्यू कितनी है? 70 से 75 डिग्री। ये आई डब्ल्यू क्या है? आई नॉट cos फाई नॉट। आई म्यू क्या है? आई नॉट साइन फाई नॉट। भाई पेपर में ये भी डायरेक्टली दे देगा, आई म्यू ले लेगा, पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ करंट है। अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 किसके बराबर है? E2 के। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि V2 और E2 है। V2 और E2 की डायरेक्शन सेम है, मतलब V2 E2 को फॉलो कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? V2 और E2 सेम डायरेक्शन में, लेकिन V1 और E1 है वो एक दूसरे के अपोजिट है। माइनस साइन देखो आप, दोनों का क्या है? माइनस साइन लगा हुआ है। क्यों लगा है माइनस साइन? क्योंकि वो जिस वजह से आते हैं उसी का विरोध कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो E1 किसका विरोध कर रहा है? V1 का। क्योंकि भाई जब हमने यहाँ V1 लगाया था तभी तो जाके यहाँ पे E1 पैदा हुआ था। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है आज की क्लास में मैंने इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने सिस्टमेटिकली समझाया है। दोस्तों इस पे बिल्कुल फोकस करना, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चंस आएगा इस वाले टॉपिक्स पे। इसको अच्छे से समझ लेना कि भाई अगर मेरे को दोबारा से समझ लेना R2 डैश, अगर मुझे R2 डैश लिखना है तो R2 कहां जा रहा हूं? फाइनली कहां जा रहा हूं? N1। और कहां से आ रहा हूं? N2 से, इसका स्क्वायर। लेकिन मैं ये जानता हूं कि N1 अपॉन N2 क्या होता है। अगर मैं R2 लिखूं, अगर मैं इस R2 को समझाऊं तो N1 अपॉन N2 क्या होता है? 1 अपॉन K का होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा? R2 अपॉन K स्क्वायर। अगर आप देखें तो देख रहे हैं ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि R2 अपॉन K स्क्वायर कैसे आया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में अपने शेयर करें और तगड़े लेवल के नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका पेपर निकलना तय है, इस बात को आप मान लें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।